आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक मैंने अभी रिसेंटली 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था। 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट में भी ये वाला चैप्टर पढ़ाते हैं। तो 12th के बच्चे इवन दो उनको टॉपिक्स पता है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं आज की क्लास में, तो क्लास अटेंड करो और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठो, फटाफट से जो है लिखना शुरू करना कि सबसे पहले मुझे आंसर निकालना है, इस तरह करके। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का टॉपिक ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बेसिक से चलेंगे। 11th के बच्चे निश्चिंत रहे, पूरी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी। 12th के बच्चों को आता है, लेकिन सब कुछ डिटेल में हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने पुरानी क्लासेस में मोल्स निकालना सीखा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा है जो कि है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स से हमने पानी का एक ग्लास लिया, ओके, मैंने भी एक पानी का ग्लास लिया, आपने भी एक पानी का ग्लास लिया। मैंने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाली सिर्फ, और आपने उस पानी के ग्लास में 4 चम्मच चीनी डाली। तो मेरा वाला जो शुगर सॉल्यूशन है वो कम मीठा होगा, आपका वाला शुगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मीठा होगा। तो हम कहते हैं कि आपके वाले शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब वो ज्यादा मीठा है। मेरा वाला जो है उसके अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मेरा वाला डाइल्यूट है, कि पानी ज्यादा है चीनी कम है। आपके वाले में चीनी काफी ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये ना बहुत ही वेग टर्म्स होता है। अभी ऐसे कि मैंने 1 चम्मच चीनी डाली एक ग्लास में, आपने 4 चम्मच चीनी डाली एक ग्लास में। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे ने 3.5 चम्मच डाल दी, तो आपका वाला और उसके वाले के अंदर, वैसे तो हम बोल सकते हैं इसने 3.5 चम्मच चीनी डाल तो इसका वाला आपके वाले से कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आपका वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। लेकिन ये बहुत ही रिलेटिव टर्म्स हो गए। अगर हमको एब्सोल्यूट टर्म्स में बताना हो कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। नॉर्मेलिटी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट मेंशन्ड, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी हम कवर करेंगे क्योंकि 11वीं क्लास का ही एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर भी नॉर्मेलिटी पढ़ाते हैं, उसके अंदर एन फैक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मेलिटी भी मैं यहीं पर कवर करूंगी। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हम लोग सारी की सारी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबके हम लोग को इन सब के फॉर्मूले करने हैं, इन सब के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और इनके ऊपर ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर 2-4 साल में रिपीट हो जाता है, और वो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ बदलती है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है या घट सकती है, और अगर मैं टेम्परेचर को घटा दिया मतलब टेम्परेचर को बदल दिया, तो कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वाली में सेम रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है जज करने का। सबके फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है। 12th वाले बच्चे बताएंगे क्या तरीका होता है चेक करने का कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम से वॉल्यूम कहाँ? वॉल्यूम मैम, मोलारिटी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। yes. डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम वाला टर्म आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाला टर्म आ गया, ठीक है, मतलब ml में कुछ वो लिख रखा होगा,
तो हम बोल देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, अदरवाइज टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? यस मैम। Yes, ओके ma'am. चलो, हमारी ये 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमको पढ़नी है। इनके नाम बता रही हूँ। वेट बाय वेट परसेंटेज, पढ़ते कैसे हैं इसको? वेट बाय वेट वेट परसेंटेज, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, ल मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मैलिटी। ये 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमको पढ़नी है। सिंपल सा तरीका कि हमको कैसे पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम हो तो। ठीक है, चलो अब फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं। पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब है ऊपर भी वेट, नीचे भी वेट, न्यूमरेटर में भी वेट, डिनोमिनेटर में भी वेट। यानी कि ऊपर हम लोग लेते हैं कितना सॉल्यूट, सॉल्यूट को कम मात्रा में डालते हैं ना, कम क्वांटिटी में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट खूब सारा होता है, तो जो कम होता है ना उसको ऊपर। मास ऑफ सॉल्यूट, कितना चम्मच चीनी डाली, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के जो बन रहा है। अगर हम कहें कि हमने 5 ग्राम NaCl डाला इन 95 ग्राम्स वाटर, वाटर, तो उस केस में मास बाय मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? 5 ग्राम NaCl डाला अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 100 5 ग्राम, इसका और 95, तो 100 ग्राम। वेरी गुड, इंटू 100, 100। तो ये आ गया 5%। ठीक है, तो Yes, ma'am. 5% हो गई हमारी मास बाय मास परसेंटेज। अब पहली चीज, क्या इस वाली फॉर्मूले के अंदर देखो ऊपर भी ग्राम्स लेना है, नीचे भी ग्राम्स लेना है, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना। ऑल्दो ग्राम बाय ग्राम कट जाता है, लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप ग्राम्स में लेके चलो तो किलोग्राम ऊपर दो तो पहले उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना और फिर करके सॉल्व करना, क्योंकि वो अच्छी आदत है, आपके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, किलोग्राम बाय किलोग्राम लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन गुड प्रैक्टिस ग्राम्स में लेने की है। ठीक है, अच्छा, क्या इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी वॉल्यूम आ रहा है? नो मैम, तो फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहली चीज तो लिख देते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, दूसरी चीज देखो बच्चों, यहाँ पर 5% आ गया, W/W 5% वेट बाय वेट आ गया। इसको आप रीड कैसे करोगे? कभी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जो कि 5% मास वेट बाय वेट परसेंटेज है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उसको रीड कैसे करोगे कि 5 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ये तो था 5 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम्स 100 ऑफ ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। जैसे आपके पास होता कोई सॉल्यूशन दे रखा है 20% मास बाय मास परसेंटेज, 20% मास बाय मास परसेंटेज NaCl सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे 20 ग्राम NaCl है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह कर कर आप उसे रीड करते हो। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आगे डाल रखा है और एग्जाम में आ रखा है, तो आप उसको देखकर समझ में नहीं आता बच्चों को क्या करना है। जितना परसेंट लिखा हो ना उतने ग्राम्स बोल दो सॉल्यूट का है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या हो रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इनटू 100।
समझ में आया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैंने बोला 5% NaCl वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे 5 ग्राम NaCl है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको मास बाय मास समझ में आ गया? तो मैम नोट करना था। हाँ बेटा, वो मैं बड़ा ही करी थी बस। ठीक है, मैं थोड़ा टेक सेवी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है सब चीजें करने में। ठीक है, चल ये नोट करो दोनों के दोनों फॉर्मूले। और अच्छा, ये वाला कौन बताएगा मुझे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? मैम डिपेंडेंट। मैम डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने हैं। इस चैप्टर में से, मोल कॉन्सेप्ट में से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। बहुत रेयरली होता है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, पर न्यूमेरिकल्स पक्का से आते हैं। मैंने आज की क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, काफी सारे प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं कि पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए थे वही डायरेक्टली क्वेश्चंस लिखे हैं। तो जल्दी से पेन चलाना पेपर पे और फटाफट से सॉल्व करना। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, चल सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन, 10 ग्राम्स NaCl को डिसॉल्व किया है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी होगी? मैम 10%। वेरी गुड, ये सबको समझ में आया? 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने बहुत सिंपल करके लिखा है पहला क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा है, तब भी आप कर दोगे 10 मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम्स है अपॉन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 10% आ गया। इसकी क्वेश्चन को अगर मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया होता, 10 grams NaCl is dissolved in 90 grams of water। अगर हमने 90 grams water लिख दिया होता, उस केस में भी आप क्या करते? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते, 10 प्लस 90 100, तो तब भी आप 10 अपॉन 100 इंटू 100 करते। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है, सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है। अगर सॉल्यूशन लिखा है तो डायरेक्टली लिख दो डिनोमिनेटर में, अगर सॉल्वेंट लिखा है तो सॉल्वेंट लिखा हो तो उसमें सॉल्यूट का मास भी ऐड कर दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम आ गया। मैम 10 होगा, 10%। 10 हो गया, सबको क्लियर? यस मैम। 10 ग्राम सॉल्यूट था इन 100 ml सॉल्यूशन इनटू 100, तो 10% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस मैम। सब बच्चों को क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाले, एकदम क्लास की स्टार्टिंग चल रही है, तो एकदम धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। ओके, यस मैम। चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। यस मैम। चलो इसके अंदर बताओ, ये होता है ग्लूकोज। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चों को नहीं पता होगा, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। जैसे ग्लूकॉन डी होता है ना, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसको खा के एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज। मैम 66.6। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। डेंसिटी होती है हमेशा सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमको पता है
मैम 15%। ये क्या हो गया? वन पॉइंट फाइव जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों। 1.5% है ना ग्राम्स पर एमएल। 1.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमको नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छा मास तो पता है, तो वन 1.5 इज इक्वल टू 100 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 अपॉन 1.5। देखो ये ग्राम्स पर एमएल था, डेंसिटी ग्राम्स पर एमएल, और यहाँ पर ग्राम्स है, तो वॉल्यूम हमारी एमएल में आ गई, इतनी हमारी वॉल्यूम निकल गई। और उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम 100 1.5 इंटू 100। क्या सबको समझ में आया कि कम जगह में लिखा, दोबारा से लिखूं? ग्रीन पेन से नजर आ रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमको पता है 100 और वॉल्यूम हमको पता नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगी 100 अपॉन 1.5 ml। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है 10 ग्राम सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय 1.5 और इंटू 100। 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 15%। सब क्लियर है? सब लोग को क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो 10% वेट बाय वेट है, आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, 10 ग्राम्स शुगर है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको आपको वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है मैम 20%। कितना? 20%। 20%। ओके, बाकी जगह भी सर्च करो। टेन % वेट बाय वेट का मतलब होता है 10 ग्राम्स शुगर है इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। देखो क्वेश्चन का तरीका समझो, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं, किस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए। मैम 20%। 10% वेट बाय वेट है, यानी 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो हमें 10 ग्राम चीनी तो पता चल गई कि 10 ग्राम शुगर है। अब वॉल्यूम निकालनी है सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम निकालनी है, मुझे सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो हम निकाल लेंगे। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी दे रखी है 2, मास दे रखा है 100 और वॉल्यूम निकाल लो। ये ग्राम्स पर ml है और यहाँ पर ये ग्राम्स है, ये ml में निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 100/2 यानी कि 50 ml। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 ग्राम सॉल्यूट 50 ml इंटू 100, तो 20%। वेरी गुड। जिसका आंसर आया था, किसका आंसर आया था सबसे पहले 20%? वेरी गुड बेटा। चलो, जिनको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए।
Yes. किसी को रिपीट, किसी को चाहिए मैं रिपीट करूं? No, ma'am. डार्क पेन। डार्क पेन से लिखूं? अच्छा यस मैम। ठीक है, चलो आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली थी, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबको क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं? मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए, विच इज मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये वाली भी ना जो पहली दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी उनके एकदम जैसी सी ही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट की वॉल्यूम ली अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जनरली ना लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। जैसे आपने अल्कोहल इन वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो 10 ml अल्कोहल डाली इन 90 ml पानी, तो आप बोलोगे 10 ml इधर सॉल्यूट की वॉल्यूम अपॉन 90 ml तो पानी था हमारा, 90 ml पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर 10 हमको उसके भी डालना पड़ेंगे एथेनॉल के, तो 90 + 10 यानी कि 100। तो 10 ml सॉल्यूट अल्कोहल अपॉन 100 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसमें क्या करेंगे, यानी कि 50 ml आपने HCl डिसॉल्व करी है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर 50 ml HCl है, तो वाटर की वॉल्यूम कितनी हो गई? 50 है ना? सब लोग वापस आ गए? ठीक है, तो ये हमारी थी तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अच्छा, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म 11th क्लास के बच्चे बताएंगे फटाफट से। टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और होता भी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट देना, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो थी तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, जो कि है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोल फ्रैक्शन वाली टर्म हर चैप्टर में किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो रही होती है। गैसियस स्टेट आपका 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर का एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें भी मोल फ्रैक्शन आ जाता है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मोल फ्रैक्शन मिल ही जाएगा, तो ध्यान से नोटिस करना है इसके लिए। मोल फ्रैक्शन में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना मैं सिखा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमारे पास जैसे वाटर है, वाटर हमारे पास 18 ग्राम्स वाटर है, तो कितने मोल्स हो गए? 18 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, यानी कि 18/18 1 मोल। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना मैंने आपको सिखाया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स। ये तीनों फॉर्मूले के बेसिस पे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, क्या हो गया? अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मान के चलेंगे दो चीजों का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके अंदर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ए और बी, हमने इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया, तो ए और बी को मिक्स किया है ना, तो मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट कर लो, जो कि हो जाएंगे Na। ऐसे मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट कर लो, तो कि हो जाएंगे Nb। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
और अगर आप देखो इन दोनों को हम ऐड करें, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी ऐड करके बताओ, देखो 1 आ रहा है क्या? Yes, Na ma'am. अपॉन Na प्लस एनबी, एनबी Yes, अपॉन ma'am. एन प्लस एनबी। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो Na प्लस एनबी हुआ, ऊपर भी और Na प्लस एनबी नीचे भी, तो फिर मोल One. फ्रैक्शन का सम हो जाता है 1। ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज 1। अगर आपको बोला कि कोई सॉल्यूशन है HCl का इन सॉल्यूशन है water, और उन्होंने आपको बता दिया कि जो HCl का सॉल्यूशन इन वाटर है उसके अंदर HCl का उन्होंने आपको बता दिया HCl का मोल फ्रैक्शन है, HCl का मोल फ्रैक्शन है 0.3, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। हमको हमेशा ये याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ठीक है, जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगर हमने 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया है इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आपको बताना है मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स का। NaOH का भी मोल फ्रैक्शन बताओ और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताओ। NaOH का 2/7। ठीक है, वेरी गुड। वाटर का 5/7। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। कैसे आया? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, NaOH का होता है 40, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर हमें NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मोल्स ऑफ NaOH लेने होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने होंगे NaOH प्लस वाटर के। ठीक है, अगर हमें NaOH के मोल्स निकालने हैं तो NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे? 80 अपॉन 40 यानी कि 2, और वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? 90 अपॉन 18 यानी कि 5। तो अब ऐसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। NaOH का कितना निकल जाएगा? 2 मोल्स थे इसके अपॉन 2 प्लस 5 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमारे पास NaOH का मोल फ्रैक्शन निकल गया विच इज 2/5, तो वैसे ही वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा जो कि है 5/7। 7. क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. चलो Yes, आगे बढ़ते ma'am. बच्चों। चलो अब ये वाला देखो, सॉल्व करके देखो।
92% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है एथेनॉल का। एथेनॉल मतलब C2H5OH। एथेनॉल का 92% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है। आपको मोल फ्रैक्शन बताना है एथेनॉल का। एक बार दिमाग लगाओ खुद से, फिर हम सॉल्व करते हैं। 92% वेट बाय वेट एथेनॉल का क्या मतलब है कि 92 ग्राम एथेनॉल है इन 100 grams of solution। इन 100 grams of solution 92% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है? इन 100 grams of solution। इसका मतलब 92 grams है और 100 grams टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 92 grams जो है इथेनॉल है। 9/11 तो वाटर कितना हो गया? मैम 8 ग्राम। 8 grams वाटर। ठीक है, 9 तो by अब आप 11 जो है मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो, है ना? यस मैम। तो मोल्स ऑफ एथेनॉल कितने हो गए? 2 वेरी गुड। 92 अपॉन एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट आता है 46। यस मैम 46। और मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? 8 4 by अपॉन 18। तो 8 अपॉन 18 है, कितना आ रहा है? 4 by 9 हाँ 4/9। तो इसको लिख लेते हैं 0.36। 0.4 ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना हो जाएगा? 2 upon 2.44 2 upon 2.44। So this is the mole fraction of ethanol। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, है कि नहीं? जब Yes, ऐड ma'am। करेंगे तब सम 1 आ रहा है, तो ऐड कर रहे हैं उनको तब 1 आ रहा है सम, तो इंडिविजुअल वैल्यूज तो लेस देन 1 होगी ना, डेसिमल में होगी। यस मैम। राइट? सबको क्लियर Yes, ma'am। बच्चों? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। यस मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो, जहां जहां डाउट्स हो साथ साथ पूछते जाओ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और जितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अच्छा ये वाली चीज बताओ, जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है ना? चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मोलैरिटी बता दें। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बहुत सारी जगह यूज होती है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ml में दे रखा तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा आपको, क्योंकि हम लोग जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतनी सी 1 लीटर थोड़ी लेता है पूरा का पूरा, तो ml में ले रहे होते हैं, तो लीटर से ml में कन्वर्ट करना होता है, मतलब ml को लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्जन क्या होती है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और ml लिख सकते हो आप, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, या फिर सीसी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का सी, क्यूब का सी, तो सीसी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। मतलब कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी, सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसके अंदर 0.4 ग्राम्स NaOH डिसॉल्व किया है। 0.4 ग्राम्स NaOH डिसॉल्व किया है इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से क्लियर? सबको समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। यस मैम। अच्छा, तो हमने ना लैब के अंदर क्या क्या एक सॉल्यूशन बनाया। NaOH का मेरे को सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने क्या किया, 0.4 ग्राम्स
वो मेजर किया, 0.4 ग्राम्स को मैंने 250 ml पानी में मिला दिया। 0.4 ग्राम्स हमारे पास वेइंग बैलेंस होता है छोटा सा लैब के अंदर, उसके अंदर 0.4 ग्राम्स मेजर कर रहे हैं और उसको 250 ml पानी में मिला दिया। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अलग अलग पूछ सकती थी कि बेटा मुझे बता दो वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन होती आप मास निकालते और वेट बाय वेट निकाल लेते। मैंने पूछा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 0.4 अपॉन 250, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकाल लोगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं निकाल सकते बिकॉज सॉल्यूट मेरा सॉलिड है, सॉलिड्स की तो वॉल्यूम हम लोग नहीं लेते ना। तो Yes, ma'am. वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन वाला भी आप कर सकते हो, इसके मोल्स निकाल लो। अगर यहाँ पर डेंसिटी गिवन हो तो इसके मोल निकालो। मक्खी चल रही है और वो डिजाइन बना रही है, तो इसके मोल्स निकाल लो। तो आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो अगर डेंसिटी गिवन हो तो। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने आज पढ़ा जो कि है मोलारिटी, विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया? हाँ, given mass of NaOH is 40 ग्राम है ना? 0.4 लिखा बेटा, 0.4 ग्राम्स। 0.4 ग्राम्स NaOH को डिसॉल्व किया है in 250 ml of water। Yes, ma'am. मैं मोल्स 0.01 आ रहे हैं। अच्छा, मोल 0.01 हो गए, तो इसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। Ma'am 0.04 है। Ready? फिर आप solve करें। क्लियर सबको? आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. अब एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। जब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ना हम जब बहुत स्मॉल वैल्यूज होती है तब यूज करते हैं। कभी घर पर जो है पानी का वो प्यूरिफायर लगाने कभी आया होगा तो वो बोलता है ना, अरे आपके घर में TDS 400 है, TDS 100 है, कि मतलब वो बता रहा है टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स कितने हैं, 400 पार्ट्स पर मिलियन, 500 पार्ट्स पर मिलियन ppm, इस तरह करके वो बात एयर में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे। हाँ, ठीक है ना। तो जब हम लोग ऐसे करके बात करते हैं 5 पर मिलियन, हम लोग लेते हैं कि बहुत स्मॉल क्वांटिटीज की बात करते हैं। जैसे वाटर ही जो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें थोड़ी बहुत फ्लोराइड आयंस डिसॉल्व होती है, F- फ्लोराइड आयंस डिसॉल्व होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत होती है, 1 ppm 1.5 ppm, ऐसा छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो होता है। तो हमारे टीथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कि दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा वो, तो वो दांतों को नुकसान कर सकता है, जिससे टीथ खराब हो सकते हैं। तो वो ppm हम लोग तब यूज करते हैं जब वेरी स्मॉल परसेंटेज के लिए दे रखा होता है। और ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बहुत ही सिंपल है। पार्ट्स पर मिलियन में क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, जितना भी सॉल्यूट लिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। मतलब क्योंकि वो इतना स्मॉल परसेंटेज, इतना स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, हम उसे 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ठीक ठाक सा नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला कि 0.000, अरे 0.003 ग्राम्स NaCl मैंने बोला डिसॉल्व है इन इतने ग्राम्स वाटर। ठीक है, अब इसको आपको अगर बताना है कि इसको आप कैसे बताओगे कि 0.03 ग्राम्स NaCl है इन इतना सा, मतलब इतना सारा पानी बोल रहे हैं हम लोग, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ग्राम्स वाटर के अंदर सिर्फ इतना सा 0.003 ग्राम्स NaCl डिसॉल्व है। आपको इसका ppm निकालना है, तो इसका ppm
निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.003 अपॉन ये जितना लिखा है इंटू 10⁶। ठीक है, तो ऐसे करके करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन निकल जाता है, और वही अगर पार्ट्स पर बिलियन होगा तो 10⁹ कर देते हैं। सबको समझ में आया? पार्ट्स पर बिलियन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के लिए लेते हैं, बहुत 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 स्मॉल क्वांटिटीज के लिए। ओके, अब इसी के ऊपर बच्चों क्वेश्चन देखो, अगर पानी के अंदर इतने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व है, कितने पानी में, 1 kg वाटर में। ध्यान देना, पीपीएम मैंने कहा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अच्छा, ये वाली टर्म भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई क्योंकि वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है कहीं पर भी। और जब आप यूनिट्स लेते हो, इसको ग्राम्स में लोगे तो इसको भी ग्राम्स में लोगे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे यूनिट्स सेम हो, यहाँ पर ये भी ग्राम्स में तो ये भी ग्राम में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पीपीएम बताना है आपको कि इतने ग्राम्स ऑक्सीजन डिसॉल्व है 5 × 10⁻³ in 1 kg वाटर। बताओ पीपीएम कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना पानी में, जब भी फिशेस वगैरह जो पानी के अंदर ब्रीद करती हैं, पानी के अंदर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो भी स्पीशीज होती है एक्वेटिक वाले जो पानी के अंदर ही रहते हैं, वो पानी के अंदर ब्रीद कैसे करते हैं? क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। जो पानी H2O है उससे कंफ्यूज मत होना, H2O तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन ऑक्सीजन गैस अलग से डिसॉल्व होती है। लिक्विड वाटर के अंदर गैसियस ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ठीक है ना, तो पीपीएम कितना हो जाएगा? 5 अरे हाँ, 5 × 10⁻³ अपॉन 1 kg है, तो इसको भी 1000 ग्राम्स लिख लें इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कटकर 5 ppm आ गया। तो देखो कितना स्मॉल नंबर था, 5 × 10⁻³ ग्राम्स, तो इसको हम लोग ppm में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस की। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर हमने 98 ग्राम्स, अब ना मोलैरिटी वाली टर्म समझ में आ गई है कि मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलैरिटी वाली टर्म हमको समझ में आ गई है। अब आपको हमने बोला कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया है इन 500 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले H2SO4 की मोलैरिटी बताओ, वो कितनी हो जाएगी? मैं सबके मास लिख देती हूँ। 2 मोलर कंसंट्रेशन। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, मोल्स हो गए 98 ग्राम्स है इन 2 अपॉन 98, यानी कि 1 मोल। वॉल्यूम होगी 500 ml, यानी कि 0.5 लीटर्स। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी ऑफ H2SO4? 2 मोलर। 1 upon 0.5 is equal to 2 मोलर। तो देखो बच्चों, अब हमने निकाली मोलैरिटी H2SO4 की। H2SO4 की मोलैरिटी आ गई 2 मोलर, तो हमारे पास 2 मोलर H2SO4 है। अब आयंस की भी मोलैरिटी पूछ सकते हैं। आयंस की मोलैरिटी पूछने का मतलब है कि इसके अंदर H+ आयंस की मोलैरिटी बताओ, सल्फेट आयंस की मोलैरिटी बताओ, जैसे हाइड्रोजन आयंस जो फॉर्म हो रहे हैं, राइट दिस डाउन, तभी हम हाइड्रोजन H2SO4 की बात करते हैं। तो H2SO4 ना टूट कर देता है 2H+ और SO4 है ना,
तो एक से हमारे 2 मोल्स H+ के बन रहे हैं, एक H सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे 1 मोल सल्फेट आयंस के बन रहे हैं। तो 2 मोल हाइड्रोजन। अगर इसकी मोलैरिटी 2 मोलर है तो यहाँ पर H+ आयंस की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 4 मोलर। 4 मोलर। और सल्फेट आयंस की 2 मोलर है। 2 मोलर। सबको ये समझ में आया? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि H2SO4 की मोलैरिटी बताओ। तो H2SO4 की मोलैरिटी को 2 मोलर, और इसी से अगर हमने H+ आयंस की मोलैरिटी पूछ ली तो 4, और सल्फेट आयंस की पूछ ली तो 2। क्लियर एवरीवन? क्या किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। आगे बढ़ा जाए? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। पोलैरिटी ऑफ आयंस आप सबको समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर हमारे पास 2 मोलर एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, Al नहीं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट नहीं, आप लिखो हमारे पास 2 मोलर अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट NH4 the whole thrice PO4। तो अब आप मुझे अमोनियम आयंस की मोलैरिटी बताओ। अमोनियम आयंस की मोलैरिटी कितनी होगी? 6 मोलर। 6 मोलर। ये सबको आया समझ में? यस मैम। 3 है ना, तो इसलिए 2 3 are 6। फॉस्फेट PO4 को अलग मत करना कि फॉस्फोरस को अलग कर दिया, 4 ऑक्सीजन को अलग कर दिया। फॉस्फेट एक रेडिकल है, पढ़ा ना 10th क्लास में? सल्फेट आयंस, फॉस्फेट, अमोनियम, ये सारे रेडिकल्स होते हैं। तो ये PO4 एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। तो अगर आपसे अमोनियम आयंस की मोलैरिटी पूछे तो 2 into 3 6, और अगर आपसे फॉस्फेट आयंस की मोलैरिटी पूछे तो वो हो जाएगी 2 मोलर। सबको क्लियर? यस मैम। चलो Yes, आगे ma'am. बढ़ते। आप ये वाला क्वेश्चन समझो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ना अभी हमने समझी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ आयंस। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? हमने किसी, जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में था, मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने HCl को पानी में डिसॉल्व कर रखा था। 0.5 मोलर HCl था, उसको 100 ml पानी में डिसॉल्व कर रखा था। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन था एक कंटेनर में जिसके अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर थी और मैंने उसका 100 ml लिया था, उसको मैंने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कैसे कर दिया? उसके अंदर मैंने और पानी डाल दिया। तो और पानी डालने की वजह से जो सॉल्यूशन है हमारा वो डाइल्यूट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि और पानी डालने से वॉल्यूम बदल जाएगी। वॉल्यूम बदल जाएगी तो मोलैरिटी होती है मोल्स पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज हो गई तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमने पानी और डाल दिया, वॉल्यूम चेंज कर दी, तो हमारी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन को समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इस एग्जांपल में देखो, मेरे पास 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है 0.5 मोलर। उसके अंदर हमने पानी और ऐड कर दिया। कितना पानी ऐड कर दिया? 400 ml ऑफ वाटर हमने ऐड। अब न्यू मोलैरिटी बतानी है, वो कैसे होएगी? कौन बच्चा मेरी हेल्प करेगा इसके अंदर? क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम तो चेंज हो रही है,
इधर अगर आप देखो मोलारिटी Moles of मोल्स HCl. अपॉन वॉल्यूम, इस Number of वाले moles. केस से, हाँ बोलो, Moles. मोल्स सेम रहेंगे हमारे HCl के, कितना ग्राम HCl लिया था वो तो फिक्स ही रहेगा ना, हमने तो पानी ऐड किया ना उसके अंदर। यहाँ से Yes, देखो, अगर हम मोल्स निकालना चाहें, मोल्स कितने हो जाते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला है, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स हो जाएंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो 0.05. 0.5 इंटू 100 ml, ठीक है, क्योंकि ये ml में है ना तो हम लोग मिली मोल्स लिख देते हैं। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में होती तो मोल लिखते, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml में है तो हम लोग मिली मोल्स लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50 मिलीमोल्स, यानी कि इतने मिलीमोल्स HCl के प्रेजेंट है, इतने मिलीमोल्स HCl है हमारे पास। तो अब बहुत आसान हो गया, इतने मोल्स HCl थे पहले 100 ml पानी में, 100 ml सॉल्यूशन में, अब उसके अंदर आपने 400 ml पानी और ऐड कर दिया, डाइल्यूटेड विद 400 ml ऑफ वाटर। तो अब नई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, शुरू की 100 प्लस 400, तो ये हो गई 500 ml, है ना। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, न्यू मोलारिटी 0.1 अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पर हमने मिलीमोल्स लिए हैं, 50 मिलीमोल लिए हैं, तो नीचे हम मिलीलीटर ही लेंगे। ml ले सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10, यानी कि 0.1 मोलर। ये आया सबको समझ में। Yes. अब इसका ना एक बहुत सिंपल तरीका भी है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स सेम रह रहे हैं, आप ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालो और ऐसे करके। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे दिख रहा हो कि डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें पानी ऐड कर दिया, और नया सॉल्यूशन है उसकी आप मोलारिटी बता दी, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो ना आज क्लास के अंदर बार बार यही हो जा रहा है, M1V1 is equal to M2V2। कभी भी आपको डाइल्यूशन का क्वेश्चन दिखे तो आप ये लगा सकते हो, M1V1 क्या है, इनिशियल मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल यानी कि 0.5 मोलर और 100 ml, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू M2V2 फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मेरे को मोलारिटी नहीं पता है लेकिन वॉल्यूम तो पता है ना 500। यस मैम। जैसे इस केस में इनिशियल मोलारिटी है 0.5 इंटू 100, ठीक है, दिस इज इक्वल टू न्यू मोलारिटी इंटू न्यू वॉल्यूम, वो कितनी है 500 ml। ml था, यहाँ पर भी ml है, तो फिर इसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ml तो कट जाएगा, ठीक है। और उससे भी अगर आप देखोगे तो 0.5 इंटू 100 जो कि 50 आता है अपॉन 500 इज इक्वल टू न्यू मोलारिटी, ठीक है ना। तो इससे आपका एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो जब भी आपको डाइल्यूशन का क्वेश्चन दिखे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डाइल्यूट करने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे हमारे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, अब किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि लेट्स से हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। HCl का सॉल्यूशन हमने मान लिया कि 0.1 मोलर है और 100 ml है, और उसके अंदर मैंने एक और HCl का सॉल्यूशन डाल दिया। जो एक और HCl का सॉल्यूशन डाला वो 0.2 मोलर और 200 ml है, ठीक है। तो उन्होंने बोला HCl के अंदर HCl तो मिक्स कर सकते हैं। अब एक HCl का सॉल्यूशन 0.1 मोलर 100 ml था, दूसरा HCl का सॉल्यूशन 0.2 मोलर 200 ml था।
अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा HCl के अंदर HCl मिक्स करके, तो नया सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी वो आपसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में, नीट में कई बार आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसका 0.1 मोलर 100 ml, इसका 0.2 मोलर 200 ml है। इन दोनों सॉल्यूशंस को जब आप ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? मैम इधर 300 ml, 200, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 300 ml। 300 ml हो जाएगी। यस मैम। ये वाली चीज, यानी अब आपको फाइनल वॉल्यूम तो पता है, सिंपली आपको क्या आ जाएगी, आपको फाइनल मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी के लिए हम क्या करते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस ठीक है, मैम। यहाँ से आप मोल्स निकाल लो, इधर मोल्स कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.1 इंटू 100 10 मिलीमोल। क्या ये चीज सही है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। यहाँ पर मोल्स हो जाएंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। हाँ, मोलारिटी इज वॉल्यूम। ठीक है, तो 0.2 इंटू 200 कितने हो गए मोल्स? 40 मिलीमोल। 40 हाँ, 40 मिलीमोल्स हो गए। यस अब मैम। फाइनल वॉल्यूम हमको पता है, तो हम लोग मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो M3 कितनी हो जाएगी? 10 और 40 यानी कि 50 मिलीमोल्स अपॉन 300। क्लियर सबको? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स HCl से HCl तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, वो तो एड अप ही हो जाएगा ना। आपके पास एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी थी, ठीक है, एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी थी, दूसरे ग्लास में 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी थी। जब आप उन दोनों को मिक्स करोगे आपके पास 2 ग्लास पानी हो जाएगा, चीनी तो उसमें 3 चम्मच हो गई ना। तो वॉल्यूम को तो आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे और फिर मोल्स को ऐड कर दो। क्लियर? यस मैम। ओके। यस अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे थे, इसका एक और तरीका भी होता है। ये तो मैंने टेक्निक समझाई कैसे करना है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे, एक सॉल्यूशन था जिसकी M1 और V1 थी मोलारिटी, दूसरा सॉल्यूशन था जिसकी M2 और V2 थी मोलारिटी वॉल्यूम, और हमको फाइनल जो सॉल्यूशन बनाना है MF और VF लिख देते हैं। ठीक है, MF मोलारिटी और VF फाइनल वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम ये भी लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सिंपल एनफ। उसके बाद मोल्स, इनिशियल मोल्स कितने हैं? N1, M1 इंटू V1। इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं? M2 इंटू V2। ये सबको समझ में आया ना? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या आपको अच्छा है? जिसको डाउट है ये वाली चीज नहीं क्लियर है? नो मैम। नो मैम। गुड, ठीक है, तो बस अब तो हो गया सॉल्व। फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे? HCl से HCl रिएक्ट तो करता नहीं है, वो एड अप ही होगा। तो N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 हो गया N1 V1 प्लस V2। तो फाइनल मोलारिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल मोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 plus V2। 1 प्लस 2। तो ये ना हमारा फॉर्मूला बन जाता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट पूछना है? आगे No. बढ़ा जाए? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, आंसर बताओ। 0.1 मोलर 100 ml HCl का सॉल्यूशन है जिसको मिक्स किया है 0.2 मोलर 400 ml HCl से। आपको न्यू मोलारिटी बतानी है। मैम 9/50। मैम 9/50। 9/50। मैम 9/50। फाइनल मोलारिटी, ठीक है। 0.1 into 100 10 प्लस 0.2 into 400 80
कितने हमारे ये- मिलीमोल्स आ रहे हैं अपॉन फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस 400 समझ में 500 तो 90 अपॉन 500 9/50 मोलर। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज रिपीट करूं? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस Yes. मैम तो बच्चों इसके अंदर क्या था, जो ये वाला किया ना, इसके अंदर अब देखो कैसे करके क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ पर मैंने HCl के अंदर HCl ही ऐड किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हुआ कि HCl के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो HCl तो एसिड है, NaOH बेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCl और NaOH कर जाएगा आपस में रिएक्ट, और HCl और NaOH रिएक्ट कर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और थोड़ा सा सॉल्ट बन जाएगा। जो चीज एक्स्ट्रा बच जाएगी उसके बेसिस पे आप मोलारिटी निकाल लेते हो। अब देखो इसके अंदर 0.1 मोलर 100 ml HCl है, उसको मिक्स किया है 0.1 मोलर 50 ml NaOH। अब आपको मोलारिटी बतानी है सॉल्यूशन की या रिमेनिंग मिक्सचर, उसके अंदर उन्होंने पहले ही बता दिया कि HCl एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जिन लोग को आता है वो लोग सॉल्व करें। ठीक है, चलो मोल्स ऑफ HCl देखो, 1/30 मोल्स ऑफ HCl कितने हुए, 0.1 into 100 यानी कि 10 moles। ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH बताओ। 5 millimole. वेरी गुड, 5 मिलीमोल। मैंने पिछली क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट Yes, ma'am. समझाया था। ठीक है? कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा वाला एक्सेस में है? HCl excess में HCl और एक्सेस में। लिमिटेड अच्छा, जब भी ऐसे वाले रिएक्शंस आएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले आपको रिएक्शन को करना है बच्चों बैलेंस। अगर आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो हम बताएंगे इसके आगे की थोड़ी देर बाद कि रिएक्शन को बैलेंस करना कुछ केसेस में टफ हो जाता है, रिएक्शन को बैलेंस करना आसान नहीं है, तो उस केस में हम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो इस वाले केस में रिएक्शन सेल्फ बैलेंस है, एक H इधर, एक H इधर, हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। तो इधर तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान था, लेकिन कुछ केस में जो है रिएक्शन को बैलेंस करना टफ होता है, तो इसीलिए मोलारिटी के बाद लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसके 10 मिलीमोल है और इसके 5 मिलीमोल प्रेजेंट है। एक NaOH, 1 मोल NaOH का 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 मिलीमोल्स HCl से रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब इसके तो 5 पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। ये वाला जो है 5 मिलीमोल्स एक्सेस में बच जाएगा, एक्सेस में बच जाएगा HCl। ठीक है, तो अब मोलारिटी निकाल लेते हैं HCl की। 5 मिलीमोल्स बचे हैं, बटे 150 फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? 150 150 1/30 ऊपर मिलीमोल्स है और नीचे ml है, तो हमें वो 10⁻³ कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मिली से मिली कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/30 मोलर। क्लियर सबको? यस मैम आगे बढ़ा जाए। यस Yes. मैम लास्ट, ये सेकेंड लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी, इसको ना हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो मोलारिटी बताई थी, मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट
टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम आ गई ना? यस मैम। हाँ चलिए ओके। मोलारिटी करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। मोलारिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है NaOH का, जिसकी मोलारिटी निकालनी है आपको 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन दिस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 2 ग्राम्स पर ml। ट्राई करो प्लीज। टेन परसेंट वेट बाय वेट सोल्यूशन है NaOH का। 10% वेट बाय वेट NaOH का सोल्यूशन है। 5 molar. 5 मोलर आया, वेरी गुड बच्चों। बाकी सब लोग भी ट्राई करो। मैम 10 5 ग्राम मोलर। NaOH है, मैम 5 मोलर। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH 10 ग्राम है, तो मोल्स कितने हो गए NaOH के? 1/4. और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन की, मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। हमको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम्स। डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम्स पर ml। तो ये ग्राम्स था, ये ग्राम्स पर ml है, तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 50 ml। ठीक है, अब मोलारिटी फाइंड आउट कर लो। मोलारिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोल्स है 1/4 और वॉल्यूम 50 अपॉन 1000। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 520, तो फिर 5 मोलर। सब बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है बच्चों? No. ठीक है, अभी इसके अंदर ना ये पूरी कहानी करी, पर इसके अंदर एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, पर वो एंड में बताऊंगी। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, इनके शॉर्टकट वाले फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी आई गिव इट टू यू लास्ट में। इतनी सारी कहानी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो वाला एक वो रिलेशनशिप याद कर लो, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ, मोलारिटी ऑफ आयंस के ऊपर क्वेश्चन है। मोलारिटी ऑफ आयंस पे क्वेश्चन है, आपको बताना है सोडियम आयंस की मोलारिटी और कार्बोनेट आयंस की मोलारिटी। चलिए बताइए एवरीवन। मैम सोडियम आयंस की 4 मोलर और कार्बोनेट की 2 मोलर। वेरी गुड। मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, Na2CO3 के लिए पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना है? 53 ग्राम्स। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बेटा? 106। यस मैम। यस मैम। 106। तो इसके मोल्स हो गए 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो मोलारिटी ऑफ Na2CO3। मोलारिटी निकल जाएगी 0.5 मोल्स अपॉन वॉल्यूम है 250 ml। तो 250 ml को 250 अपॉन 1000 कर देते हैं।
तो ये 250 और ये 4 4 5 20 2 मोलर आ गया Na2CO3। अगर Na2CO3 2 मोलर है तो सोडियम आयन कितने हो गए? तो सोडियम आयन की मोलैरिटी हो गई 2 into 2 यानी कि 4 मोलर और Yes, कार्बोनेट आयंस की मोलैरिटी हो गई 2 molar. सबको क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. आगे बढ़ा जाए। मैम ये 2 मोलर 4 मोलर कैसे आया? अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया? Na2CO3 की 2 मोलर आई। यस मैम। Na2CO3 की 2 मोलर आई, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अच्छा, Na2CO3 की जो सॉल्यूशन है वो हमारा बेटा 2 मोलर है, ठीक है? 2 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन। अब Na2CO3 को सॉल्ट है, इसको जब आप तोड़ोगे, सॉल्ट क्यों बोला मैंने? सोडियम आयंस है और कार्बोनेट आयंस है, ठीक है? कोई H+OH- नहीं है, एसिड बेस नहीं है, सॉल्ट है, ठीक है? जब आप इसको तोड़ते हो तो ये 2 सोडियम आयंस बनाता है और एक कार्बोनेट आयन बनाता है। कार्बोनेट रेडिकल है ना, वही खट्टे रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते, वो कार्बोनेट आयंस बनाता है। तो देखो, एक इससे 2 सोडियम के बन रहे हैं, तो अगर ये वाला 2 मोलर है तो इससे 1 से 2 सोडियम आयंस बन रहा है ना, मतलब इसके अंदर 2 सोडियम आयंस प्रेजेंट है। तो इस वजह से सोडियम आयंस की मोलैरिटी 4 मोलर हो जाएगी और इस एक से ये एक ही कार्बोनेट बन रहा है, इसकी अगर 2 मोलर है तो इसकी भी 2 मोलर रहेगी। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है बच्चों? कोई डाउट्स नहीं? नो मैम। No, ma'am. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये इकलौती कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर हम लोग सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी थी सब में डिनोमिनेटर में ना सॉल्यूशन आ रहा होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज में भी नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वेट लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है? मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं। तो सब में वॉल्यूम जो ले रहे हैं या हम लोग कोई भी ले लें डिनोमिनेटर में, वो सॉल्यूशन की ले रहे हैं। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और इसके अंदर हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, अपॉन सॉल्वेंट का मास लेना है kg में। जैसे मोलैरिटी में वॉल्यूम लेते थे लीटर्स में, ऐसे यहाँ पर मास लेना है kg में, लेकिन सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, ठीक है? चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन की बेटा मोलैलिटी निकाले आप सब। मैम 5 मोलर। 5 मोलर, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चंस और है, फिर मुझे ना ट्रिक्स बतानी है, तो फटाफट से अभी थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। अगर हम लोग मोल्स ऑफ H2SO4 निकाले तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मास है 49 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों H2SO4 का 98। यस, ठीक है? मैंने क्वेश्चन ऐसे ही करे थे कि आप लोग की कैलकुलेशन फटाफट से हो जाए इन सब चीजों में। 49/98 हो गए, 1/2 मोल्स प्रेजेंट हो गए H2SO4 के, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गए, मोलैलिटी निकाल ले तो पहले साइड में कॉर्नर में मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स तो निकल गए, अब सॉल्वेंट का मास निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 49 ग्राम्स H2SO4 डिसॉल्व किया है पानी के अंदर और जो सॉल्यूशन का मास है वो 150 ग्राम्स है। अगर सॉल्यूशन का 150 ग्राम्स है
तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 101. 1/1. यस, 101 ग्राम. यानी कि 0.101 kg, राइट? और अब Yes, आप ma'am. मोलालिटी निकाल सकते हो. मोलालिटी हो जाएगी मोल्स, यानी कि हाफ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 0.101. ये केजी में है, ये मोल्स में है. तो इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 1/0.202 है तो 5 के लगभग आना चाहिए. 5 मोलल लगभग. क्लियर? Yes, Yes, आगे ma'am. बढ़े. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आखिरी क्वेश्चन आज का. इसके बाद मैं ट्रिक्स बता रही हूँ. ठीक है, तो क्लास ओवर करने का टाइम हो रहा है, जल्दी से करो. मोलालिटी आपको बतानी है अमोनिया NH3, अमोनिया 0.85 ग्राम्स. उसको हमने डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन बोल दिया उन्होंने, 100 ml का सॉल्यूशन है. ठीक है, जिसकी डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम्स पर ml. डेंसिटी 2 ग्राम्स पर ml गिवन है. चलो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों. मोल्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट बताना जल्दी से. Ma'am, 31. 31. 70, ma'am. Ma'am, अमोनिया का 70. Ma'am, 70. हाइड्रोजन का 70. 14, Yes, ma'am. हाइड्रोजन का 1. एक Ma'am, नाइट्रोजन है, 2 नहीं लेने. 17. Ma'am, Ma'am, 70. हाइड्रोजन 3 है. 0.85 अपॉन 17. Yes, ma'am. 17 5 85. Ma'am, 0.05. वेरी गुड. 0.05 निकल गए हमारे मोल्स. ठीक है, अब Yes, ma'am. हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. हमें तो मास चाहिए, यहाँ तो वॉल्यूम गिवन है. पर वॉल्यूम गिवन है तो कोई टेंशन नहीं, डेंसिटी भी गिवन है. Yes, ठीक है, ma'am. Volume. डेंसिटी इज मास पर यूनिट Mass वॉल्यूम. upon. Yes, तो ma'am. फिर मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. 200 grams. 100 ml इनटू 2 ग्राम्स 2 पर ml. per mol. ml. ml से ml कट गया, 200 ग्राम आ गया. पर 200 ग्राम किसका मास आया? Solution. Solution का. हमको किसका चाहिए? Solvent का. सॉल्वेंट का. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिख सकते हैं हम? 199.15. 19. मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 200 ग्राम माइनस 0.85 ग्राम. Yes, ma'am. तो 199.15 ग्राम. Approx 200 ही ले लेंगे. अप्रोक्स 200 है, लेकिन एग्जैक्ट जो एक्यूरेट वाला है वो समझा रही हूँ. पर ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली आप 200 करके ऑप्शंस में से चेक कर लेना, जो नियरेस्ट मैच कर रहा है उसको टिक कर लेना. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. और मोलालिटी हो जाएगी अपनी मोल से 0.05 अपॉन 199.15 इनटू 1000, क्योंकि वो ग्राम Yes, है ना, ma'am. उसको केजी में कन्वर्ट करना है. और 0.25. मोलर. ठीक है, सब लोग Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ा जाए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब मैंने ना 3 छोटे से फॉर्मूले लिख दिए हैं, जिनके यूज से आप लोग लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी बच जाएगी. जैसे अभी तुमने इतने लंबे तरीके से करी, तो वो मैंने इसलिए वो एंड में फॉर्मूला लिखा कि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओ. कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. एग्जाम में फॉर्मूला याद रहे ना रहे, कॉन्सेप्चुअली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बट आपके पास ये वाले फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए हैं. जो बच्चे ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, फॉर्मूले याद कर लें और उसके बेसिस पर सॉल्व कर लें फटाफट से. पहला रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट. ठीक है, तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट मैं बोलूं कि 10%, 20%, 30% वेट बाय वेट है, तो उसको ना x मान लिया मैंने. ठीक है, मोलारिटी क्या हो जाएगी? 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट, जितना भी नंबर लिखा है, इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. हमेशा याद रखना, ए और बी कभी मेंशन होना तो मोस्टली सभी जगह केमिस्ट्री के अंदर ए को हम सॉल्वेंट लेते हैं, बी को हम सॉल्यूट लेते हैं.
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। आपको मोलारिटी गिवन है, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, या आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, आपको मोलारिटी निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच का रिलेशन, ये नोट डाउन करो जल्दी से बच्चों। मैम रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ मतलब लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप लोग अभी कर चुके हो सॉल्व, हमने अभी 2 क्वेश्चन के पीछे करा ही था प्रैक्टिस को, या फिर आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। डी डेंसिटी है, एक्स कितना परसेंट वेट बाय वेट प्रेजेंट है, 10 तो पता ही है 1010, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट MW, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? यस Yes, ma'am. अब ये वाला Yes, क्वेश्चन ma'am. देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बच्चों स्लाइड्स जंबल अप हो गई है। आप ऐसा करो, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा, यस मैम, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो, Yes, ma'am. जिसके अंदर रिलेशनशिप मैंने लिख रखा है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये वाला भी लिख लो, स्मॉल m मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का XB अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का XA into 1000 upon molecular weight of solvent into 1000 upon molecular weight of solvent। आपको कुछ भी पूछ रखा हो, जैसे इधर वाले क्वेश्चन मैंने मोलालिटी पूछ रखी है, आप निकाल सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन, इसके बेस पे जल्दी से सॉल्व करके देखना। मोलालिटी निकालनी है ग्लूकोज सॉल्यूशन की, जिसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2। तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 0.2 into 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, अगर सॉल्यूट का 0.2 है, 0.8, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8 into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18। 1, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे तो हो जाएगा। बच्चों ये लास्ट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। हम क्लास आज की ओवर कर रहे हैं, इसी के आगे अगली क्लास में नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इक्विवेलेंट वेट का, और ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी है, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है, कुछ पूछना है? no, No. ma'am.